हेलो एवरीवन, चलिए तो फिर बातें करने वाले हैं सहायक शिक्षक का जो नोटिफिकेशन आज देखने को मिला है आप लोगों को, उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स, जो कुछ भी मेन बातें, जो कुछ भी मुख्य बातें आप लोगों के लिए जानने के लिए होगा, उन सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को हम चर्चा करेंगे। कि जो कट ऑफ जो डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वो क्या है ना। सीटीएट वालों का क्या होगा, जो सितंबर में सीटीएट एग्जाम दिलाने वाले हैं, वो एलिजिबल होगा नहीं होगा उन लोग, है ना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, सभी चीजों को एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। देखो, जैसे कि आप सबने देख ही लिया है ना कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, विस्तृत नोटिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसका पोस्ट का, कि कहाँ कितने पोस्ट हैं, तो आप सभी इसको, इस पीडीएफ को ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि कितने कितने पोस्ट है। ये जिलावार पद आपको, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कि कुछ लोग ना यहाँ पर इसमें कंफ्यूज हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका बात करूंगा। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित, वहीं पर यहाँ भी केवल छत्तीसगढ़। तो ये इस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा था कि केवल छत्तीसगढ़ दिखे हैं, तो क्या इसमें दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका दिया जाएगा क्या? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे आप दिखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही फॉर्म डाल पाएंगे, बाहर के लोगों को फॉर्म डालने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ हालांकि केवल छत्तीसगढ़ लिखने की आवश्यकता नहीं था, दूसरे राज्य के तो है ही नहीं भाई, तो केवल वाली बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की निवासी महिलाओं को बोल देना था, या महिलाओं को आरक्षित है बोल देना था, काफी था, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से सारे जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा आरक्षित है, इस तरह से आप देख पाएंगे, है ना। तो अलग अलग जिले में 80-70 ये टोटल है, आप देख रहे हैं। दुर्ग में 80 है, महासमुंद में 80 है टोटल, बालोद में 50 है, ठीक है। सभी जिलों का जिलेवार पोस्ट आप देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज, है ना। और जो भी टोटल है उसको यहाँ पर योग के साथ। इसके बाद आगे हम चलेंगे ये ट्राइबल का, है ना। देखो, एजुकेशनल वाले में टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 795 पोस्ट है ना। एजुकेशनल वाले में 795 है, और ट्राइबल में बाकी की पोस्ट अब आप देखोगे तो पोस्ट बढ़ा था, बीच में बढ़ने का जो एक मैसेज आया था आप देख ही रहे होंगे। वो टोटल पोस्ट किसका था? ट्राइबल का था। तो इस तरह से ट्राइबल के टोटल पोस्ट हो जाते हैं 1497, है ना। ट्राइबल के टोटल पोस्ट कितने हो गए? 1497 पोस्ट। अब यहाँ पर पिछला जो डीएड पिछले भर्ती हुई है, वो भी क्या बैकलॉग में जोड़ देंगे वाली चर्चाएं भी चली थी, तो उनका तो कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं है, कोई उनको बैकलॉग में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो उसको तो छोड़ ही दीजिए फिलहाल। तो 1497 पोस्ट है ट्राइबल में, और लगभग 795 के आसपास है एजुकेशन में, ठीक है। आगे अब हम चलिए चर्चा करते हैं सारे जो नियम, शर्तें, नियम जो भी है ना। तो निम्नलिखित अर्हताएं हैं जिनको पूरा करना चाहिए, जो भी जिनको भी पात्र होना है। पहला, 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 21 साल, न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 21 साल, और तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, ठीक है। इसको देखो, 35 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। ये होता है किसके लिए? जनरल, मतलब सामान्य कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। 34 साल प्लस वो एक दिन बचा रहना चाहिए 35 पूरा होने में। 35 पूरा हो जाएगा तो अपात्र होंगे, है ना। 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो बोला गया है, ठीक। चलो, तो ये तो बात है। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति सभी है, ओबीसी है, तो 5 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाता है आयु सीमा में। तो लगभग मान के चलो 35 इनका और 40 साल यहाँ पर बाकी कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को विशेष छूट रहता है, तो महिलाओं के लिए 10 साल का अधिकतम छूट है। तो महिलाओं के लिए तो विशेष छूट 10 साल का हो गया, तो जो 35 साल है उनके 10 मतलब 45 साल हो गए, ठीक है, इनका महिलाओं के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दिव्यांग जनों के लिए, है ना। तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार कुछ अधिकतम छूट दिव्यांग जनों के लिए और दिया जाता है, उनका भी लाभ इनको मिलेगा, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ विशेष यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके तहत इन लोगों को और विशेष छूट मिल जाते हैं। 38 वर्ष बोला गया है, मतलब जो 35 था जनरल का, वो हो जाएगा 38, ठीक है। उसके बाद एसटी एससी ओबीसी को विशेष छूट कुछ और मिल जाता है। देखो, इन सभी के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उनके एक लेटर के द्वारा 5 साल का एक्स्ट्रा छूट छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को विशेष रूप से दिया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब में हो नहीं हो कुछ भी, ठीक है। जैसे 35 साल जो बोला जा रहा है ना यहाँ पर, जनरल वाले इनको देखकर घबराएंगे नहीं, ठीक है। 35 साल का ये जो आयु है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के निवासियों को विशेष छूट दिया गया था पिछले भर्तियों में, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर था उनके अकॉर्डिंग, वो आपको कोशिश करेंगे बाद में प्रोवाइड कराने का, अगर मिल जाए तो 40 साल तक के लोगों को भी
एज वालों को भी कंसीडर किया गया था लास्ट भर्तियों में जनरल का, ठीक है। सामान्य संवर्ग के 40 साल तक के लोगों को भी कंसीडर किया गया है पिछली भर्तियों में, ठीक है। तो वो विशेष 5 साल का जो छूट होता है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, वो भी दिया जाता है, दिया गया है पिछले भर्तियों में, तो इस भर्ती में भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो विशेष बात है। तो उम्र को लेकर तो ज्यादा कुछ यहाँ समस्याएं नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये सभी हो गया उम्र के लिए जो भी है, तो लगभग मेरे ख्याल से उम्र के लिए ज्यादा किसी को समस्या नहीं होगा, ठीक है। विशेष 5 साल का छूट भी मिलता है छत्तीसगढ़ के निवासियों को, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो छूट है, ठीक है, वो दिया जाएगा। बहुत सारी इसमें भी कैटेगरीज है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है। भूतपूर्व सैनिक वाले लोग इसको बढ़िया से एक बार अध्ययन करेंगे, विशेष और जो भी छूट है वो दिया जाता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये देखो छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के कर्मचारी, हाँ कर्मचारी का हो गया। स्वयंसेवक सैनिक के अलग अलग कैटेगरीज है, उनको डिफाइन किया गया है कि कौन क्या कैसे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये विशेष बात आ जाता है न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हताएं हैं वो, है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या लिखा है। अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। पहला, कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th होनी चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा। फिर यहाँ पर देखो कम से कम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इनके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक मतलब एनसीटी जो है ना, उनके अनुसार। तो वो विशेष है। निहरता है कि अगर आप बात करो कि आदमी अयोग्य कब हो सकता है, ठीक है, तो अभ्यर्थी की ओर से अब अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों में समर्थन अभिप्राप्त करने या कोई भी जैसे अनुचित काम करेंगे, है ना, चयन के समय, तो वो अयोग्य पाए जाएंगे, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक पत्नी जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता, ठीक है। तो एक से ज्यादा पत्नी वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। परंतु यदि शासन को समाधान की जाए तो ऐसे करने के लिए कोई विशेष कारण है जिसके लिए वो उनका अलग मैटर है, तो वो कुछ कुछ यहाँ पर छूट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित है की जाए। देखो जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें एकदम ज्यादा कुछ तो नहीं रहता शिक्षक भर्ती में, है ना। मेडिकल टेस्ट वगैरह वो हो जाते हैं, तो कुछ विशेष पॉइंट नहीं है ना। तो ये कुछ कुछ निहरताएं हैं, ज्यादा सबके लिए कुछ नहीं रहता, एकदम विशेष कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीजें होती है। लगभग जो सभी भर्तियों में, ठीक है, लगभग जो सभी भर्तियों में होता है। यहाँ पर एक बार देखो, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से कम विवाह हो तो नहीं होगा भाई, है ना, ठीक है। पुलिस प्रमाणीकरण ये होता रहता है, इसको बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। और ठीक है, चयन प्रक्रिया किसी भी समय अथवा नियुक्ति प्रक्रिया को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्ति प्रक्रिया, हाँ, बाद में पता चलता है कि कुछ गलत किए हैं तो अयोग्य बोला जा सकता है। पद हेतु आरक्षण तो फिर वही है, आप पोस्ट में देखेंगे कितना कितना क्या क्या है ना, जो डिसाइड किया गया उस हिसाब से आरक्षण यहाँ पर निर्धारित है। अब चयन सूची अगर आप देखोगे तो व्यवसायिक मंडल एग्जाम करा के चयन सूची विभाग को भेजते हैं ना, और चयन सूची फिर 6 महीने के लिए वैध होता है। ये भी एक बार देख ही लो, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा समस्या है ना। क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं, उसका वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते फिर समस्या होता है कि नहीं। भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची की वैधता चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने के लिए, जो लिस्ट आता है वो 6 महीने के लिए वैध होता है, ठीक। चयन सूची न अधिकतम रिक्त पदों के 25% तक नाम सम्मिलित हो सकते हैं, 1 से 25, एक गुना में, या तो 25% तक नाम उसमें सम्मिलित हो सकता है, ठीक है। ओके, प्रतीक्षा सूची की वैधता ऐसी चयन सूची जारी होने की तारीख से 9 महीने तक, जो वेटिंग लिस्ट होगा वो 9 महीने तक वैलिड होगा। ओके, आगे देखेंगे तो ये कुछ कुछ विशेष चांपा के लिए कुछ विशेष प्रावधान है ना। परिवीक्षा 3 साल का होगा, 3 साल का ही है, इसको 2 साल करने के लिए मांग किया गया था, नहीं किया गया है ना। स्टाइपेंड वगैरह खत्म हो गया है, ठीक है। परिवीक्षा अवधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कि नौकरी निकाल दी या ऐसा कुछ, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पदों की संख्या परिवर्तनशील है, सब में रहता है। दिव्यांग वर्गों के लिए पदांकित जिले के मेडिकल बोर्ड से, ठीक है, दिव्यांग हाँ, ये विशेष पॉइंट है भाई। बहुत सारे जगहों से ये सूचना मिलते रहता है कि सबसे ज्यादा फर्जी जो प्रमाण पत्र है वो दिव्यांग वालों का है ना, श्रवण बाधिता वालों का, क्योंकि कान आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है वो कोई चेक नहीं कर सकते, है ना, मतलब ज्यादा सभी लोग नहीं जान सकते, वो मेडिकल चेकअप में ही पता चलेगा। बाकी हाथ पैर आंख नाक ये सब तो दिख रहा है ना, कान बस नहीं समझ में आता, तो उनके फर्जी प्रमाण पत्र बहुत होते हैं, उसका विशेष रूप से जांच किया जाएगा। देखो इस बार जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र वाले हैं, चाहे एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन के आप फर्जी प्रमाण पत्र बना के बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पिछले कुछ समय में ये सब किए हैं, काफी लोग, है ना। तो वो उन सबको ना थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि देखो बोर्ड बहुत ही बढ़िया से और बहुत अच्छे से इस बार चेकअप करेंगे। विशेष रूप से प्राइवेट वालों के जो प्रमाण पत्र है उनका जांच किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से आवेदन संघ के द्वारा विभाग में दिया गया। विभाग ऑलरेडी एकदम बढ़िया से तत्पर है, तैयार है इन सारे चीजों को निपटने के लिए, फर्जी प्रमाण पत्र से निपटने के लिए। देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र के भरोसे आप नौकरी भी ले लेंगे ना, तो बढ़िया से आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पर ना तलवारें लटकती रहेंगी। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र में नौकरी लगने के बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद काम करने के बाद अभी भी कई सारे जिलों से फर्जी प्रमाण पत्र के बेस पर लगे नौकरी वालों को निकालने का नोटिस आते रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैक डेट में सर्टिफिकेट बनवा लेना या इधर उधर से ले लेना, ऐसे वैसे करके ले लेना, सब फर्जी प्रमाण पत्र के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग एक दिन जरूर और जरूर फंसेंगे या फंसते हैं। आने वाले समय में इन सभी चीजों को लेकर हर एक विभाग बहुत ही ज्यादा सख्त है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र के झांसे में, जाल में आने की जरूरत नहीं है ना। हमारा तो यही एक सबके लिए रहेगा, ठीक है, कि ऐसी चीजों के जाल में, झांसे में ना हो कि फर्जी प्रमाण पत्र बना के नौकरी ले लो। ठीक है, चलो आगे देखो, अभ्यर्थी के पास, हाँ ठीक है भाई, यही वाला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, जो थोड़ा सा कुछ लोगों को परेशान कर रहा था, है ना। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी होगा भाई, दूसरे राज्य को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। चयन सूची व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के बेस पर होगा। ठीक है, चयन परीक्षा राज्य शासन की अनुमति से विशेषज्ञ संस्थाओं के, ठीक है, और ये सभी भी उतना खास पॉइंट नहीं है ना। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर, हाँ ठीक है, सब चीज को देख लो, आप योग्य हो नहीं हो भाई, है ना। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी के अर्हता प्रमाण पत्र, हाँ ये वाला ठीक है, संस्थाओं के प्रचलित नियमों के अनुक्रम में मान्य होगा। नियुक्ति उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन, हाँ ठीक है, ये भी है। और ये वाला पॉइंट विशेष पॉइंट है जिनको आपको ध्यान देना है, जो बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं, है ना। पहले क्या था, पहले ये था जब आपके परीक्षा के रिजल्ट आते थे उससे पहले आपके पास सारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी इसको कर दिया गया चेंज, और ये विशेष मांग पर किया गया है संघ के, है ना। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं, है ना, शैक्षणिक अर्हता या कोई भी अर्हता का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब ये नया चीज है, नया बदलाव है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो आपके एग्जाम होंगे व्यापम का, उसके रिजल्ट आने के एक दिन पहले भी आपके प्रमाण पत्र है ना, तो आप पात्र थे। लेकिन अब क्या है, ठीक है, 21 अगस्त ऐसा कुछ रखा गया है ना, इसका लास्ट डेट आपके पास 21 अगस्त से पहले तक सारे प्रमाण पत्र होनी चाहिए, सीटेट भी, है ना, या टेट या सीटेट भी। अब काफी लोग ऐसे थे जो सीटेट के भरोसे थे, है ना, आने वाला सितंबर में सीटेट है और उसमें पास होकर पिछले नियम के हिसाब से वो पात्र हो सकते थे, है ना, क्योंकि शिक्षक भर्ती रिजल्ट काफी लेट से आता है और सीटेट का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो वो लोग पात्र होने का संभावना था उनका। लेकिन अब इस पॉइंट के हिसाब से फिलहाल इस भर्ती में तो ये समस्या है, यहाँ पर संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इस पॉइंट के हिसाब से सीटेट वाले लोग अपात्र होंगे इस फिलहाल इस भर्ती में। अब शिक्षक वाला भी भर्ती है, शिक्षक का भर्ती का भी जो उनका एग्जाम है वो अक्टूबर में ही है ना, तो उनका भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, तो उनके लिए भी फिर वही समस्या होगी। ठीक है, इसके रिजल्ट आने तक का अगर समय रखते ना तो सब पात्र होते सीटेट वाले। अब इस स्थिति में थोड़ा समस्या बिल्कुल उनके लिए है, और काफी लोगों के लिए डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग है ये वाला जो पॉइंट है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला भी देख लो, महिला लोग, है ना, महिला देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ पिता का नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, हाँ, जाति प्रमाण पत्र तो सबको प्रस्तुत करना है, ओबीसी को भी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग में है और भारत सरकार में किसी उपक्रम में कार्यरत है, तो निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो, तो उन्हें नियोक्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा भाई, जो जॉब में है उनके लिए अनापत्ति, है ना, एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फॉर्म भरने से पहले आपको एक एनओसी प्रस्तुत करना होता है कि मैं इसमें फॉर्म भर रहा हूँ। अभ्यर्थी, अच्छा एक और विशेष बात, जो ऑलरेडी प्राइमरी में है और ट्राइबल में है, दूर दूर में है, अब उनको भी इस प्राइमरी में डालना है, क्योंकि उनको अपने घर में आना है, एजुकेशनल में, है ना, तो उनको तो सेम पोस्ट के लिए एनओसी मिलता नहीं है,
तो फिर क्या करेंगे वो लोग, इसको नहीं दिला पाएंगे। बिना एनओसी की दिलाइए, है ना। एनओसी क्या होता है, अगर आप एनओसी लेकर अगर पेपर दिलाए हैं तो पूर्व सेवा का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है, आप इससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सेम पोस्ट के लिए एनओसी मिलेगी नहीं तो आपको देंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, बिना एनओसी के पेपर दिलाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कंफर्म, तो आपको वहां से करना होगा रिजाइन और इसको करना होगा ज्वाइन एक फ्रेश कैंडिडेट के रूप में, ये भी ऑप्शन होता है। ठीक, चलो आगे। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन सूचना ये सब जानकारी देंगे, बढ़िया है। लिखित परीक्षा संभावित तिथि 11 अक्टूबर है, आप सबको पता है ना। आपराधिक समायोजन अभ्यर्थी की परीक्षा में किसी भी तरीके से, हाँ ये सब भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ये सब चीजें नहीं होगा, नहीं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। और क्या है, परीक्षा के मोबाइल, हाँ ये सब तो ठीक है। तो ये इतना ही पॉइंट है ना। ये सब विशेष पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए था। नियम जो था, है ना, 2 बच्चे 3 बच्चे वाला नियम तो यहाँ पर नहीं लिखा है। कुछ लोगों का ये भी था, है ना, कि 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे वाला रहता था, लेकिन यहाँ भी उनका जिक्र नहीं है और राजपत्र में भी उसका जिक्र नहीं है। तो फिर वो है जिनका जिक्र नहीं है उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। पहले ये नियम होता था कि मैक्सिमम 2 बच्चे से ज्यादा, 3 बच्चे है तो अपात्र कर दिए जाते थे, अभी निकाला भी गया एक जॉब से। तो इसमें तो मुझे 3 बच्चा 2 बच्चा वाला कुछ दिखा नहीं है, 2 पत्नी वाला दिखा है, और राजपत्र में भी लगभग नहीं था। तो जो नहीं है उनके बारे में चर्चा ही करना बेकार है ना, तो उसमें समस्या नहीं है। बाकी उसके बाद है सिलेबस, डिटेल सिलेबस आप सभी को हमने दिखाया था, एक बार और देख लो डिटेल सिलेबस, है ना। इस तरह से आपके सिलेबस रहने वाला है। देखो वर्ग 2 का बात करते हैं हम, है ना, बात करते हैं किसका, वर्ग 2 का। तो देखो ये वाला जो इनका डिटेल है, इनका विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया। वर्ग 2 का भी, शिक्षक वाले पोस्ट का भी और लेक्चरर का भी जल्दी ही आ जाएगा। हालांकि लेक्चरर का नवंबर में है ना, तो शिक्षक का तो हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उसका भी एग्जाम सेम मंथ में है। ठीक है, तो उसका पोस्ट क्या रहेगा, है ना, और जो अलग अलग विषय है, ठीक है, वो कैसे रहेंगे। तो सिलेबस तो लगभग इसी तरह से सब्जेक्ट कंसर्न ही रहेगा, है ना। जो सब्जेक्ट आपके हैं उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। पोस्ट का अगर हम बोले तो देखो ये वाला जो अभी हमको पोस्ट की जानकारी जो मिली है ना, जो दिख रहा है, जो पोस्ट डिवीजन है, वो सेम वही है जो एक बार जो बैठक हुआ था और उसमें जो 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 लीक हुआ था, है ना, उस बैठक में अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वही सब जो मिला था, सेम वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। जिस जिले में जितने पोस्ट उसमें दिया था ना, सेम वही पोस्ट है। मतलब वहां पर अंग्रेजी के 350 पोस्ट वर्ग 2 का दिया गया था, गणित के भी लगभग कुछ पोस्ट थे, है ना, और संस्कृत के 300, तो ऐसे अलग अलग विषयों में पोस्ट दिखे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट लगभग अंग्रेजी में 350 था उसमें, तो लगभग वही होने वाला है पोस्ट वर्ग 2 में, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। ठीक, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस वही होगा। बाकी अंग्रेजी हिंदी और लैंग्वेज वालों को समस्या है, ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट में ग्रामेटिकल चीजों को भी पढ़ते रहिए। फिलहाल जल्दी ही उम्मीद है कि वर्ग 2 का भी ऐसा विस्तृत एक विज्ञापन, गाइडलाइन, सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी एग्जाम तो उसी महीने में, तो उसमें लेट करेंगे नहीं। अब ये एक समस्या था कि भाई भर्ती लेंगे नहीं लेंगे, रद्द तो नहीं कर देंगे, ये वाला चीज तो फिर सीधे से अब उसको हटा दीजिए, है ना, कि अब क्योंकि अब ये हो गया चालू तो सभी हो ही जाएगा, इसको भर्ती को पूरा होना ही है। ठीक है, तो जल्दी हमको वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने चर्चा किया। और भी कोई पॉइंट्स, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपके डाउट्स के सॉल्यूशन देने का। चलिए मिलते हैं।